Hello students, welcome to my channel. Today we are going to study about the expressions in C++. इससे पहले हमने देखा different type के data types like fundamental data types, derived data types and user defined data types. ठीक है, कुछ हमने data modifiers देखे थे, tokens देखे थे and operators देखे हैं आपने, ठीक है, and basic variables क्या होते हैं and all. ठीक है, तो ये सारे आपने basics देखे. तो अब हम बात करेंगे कि expressions क्या होते हैं. एक्सप्रेशन बेसिकली सी प्लस प्लस में क्या होता है इज एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ टोकन्स. टोकन्स क्या होते हैं आपके? टोकन्स आपने फर्स्ट क्लास में देखा था कि कोई भी बेसिक एंटिटी जो होती है, लाइक आपने कोई भी एक चीज डिक्लेयर कर दी, डिफाइन कर दी, तो वो एक बेसिक जो आपका एलिमेंट है वो आपका एक टोकन है. ठीक है, अब उन टोकन्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपका बनाएगा एक्सप्रेशन को. ठीक है, लाइक इसमें आपको कहा गया है क्वांटिटी अपॉन अमाउंट. ठीक है, आपने क्वांटिटी डिक्लेयर कर दिया, एक अमाउंट डिक्लेयर कर दी. ठीक है, तो फिर आपने इन दोनों को जब एक एक्सप्रेशन में ज्वाइन करा तो ये एक कंप्लीट एक्सप्रेशन बन गया. इसी तरह क्वांटिटी इनटू वैल्यू, ये एक एक्सप्रेशन बन गया. और अगर आप इसे किसी वेरिएबल में असाइन कर दें तो भी ये एक एक्सप्रेशन ही रहेगा. ठीक है, मतलब कुछ भी वैलिड कॉम्बिनेशन जो होगी टोकन्स की, दैट विल बी नोन एज द एक्सप्रेशन. ठीक है, तो नाउ अब आती है एक टर्म टाइप कन्वर्जन. टाइप कन्वर्जन जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको कन्वर्ट करना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन प्री डिफाइंड टाइप इनटू अनदर इज नोन एज टाइप कन्वर्जन. टाइप को चेंज करना. अब ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, वन इज इम्प्लिसिट एंड वन इज एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट मीन्स ऑटोमेटिक कन्वर्जन जो अपने आप हो रहा है. इट इज परफॉर्म्ड बाय द कंपाइलर विदाउट प्रोग्रामर्स इंटरवेंशन. मीन्स प्रोग्रामर को कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, वो कोड कंपाइलर अपने आप ही कर लेगा चेंज. बट यूजर डिफाइंड कन्वर्जंस, दैट मीन्स एक्सप्लिसिट, जिसमें हम फोर्स करते हैं किसी एक्सप्रेशन को कि वो एक पर्टिकुलर टाइप का हो जाए. लाइक आप चाहते हो कि कोई फ्लोट वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की हो जाए, इंटीजर फ्लोट का हो जाए, इस तरह से. मतलब आप फोर्स कर रहे हो एक एक्सप्रेशन को अपना टाइप चेंज करने के लिए, राइट. बट इम्प्लिसिट में वो अपने आप कर देता है. एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग. टाइप को कन्वर्ट करना इस टाइप कास्टिंग. और इसमें क्या होता है, कंपाइलर कन्वर्ट्स ऑल ऑपरेंड्स अप टू द टाइप ऑफ लार्जेस्ट ऑपरेंड. इसका मतलब क्या हुआ, लाइक आपके पास एक इंटीजर है, ठीक है, और एक आपके पास क्या है, फ्लोट है, राइट. तो इन दोनों में से ज्यादा बाइट्स कौन लेता है, फ्लोट. तो ये अपने आप को जो एक्सप्रेशन होगा वो अपने आप को बना लेगा फ्लोट टाइप का. इम्प्लिसिट में ये होता है कि दोनों या तीनों, मतलब जितने भी आपके टोकन्स हैं उसमें से जिसका टाइप सबसे बड़ा है, जो सबसे ज्यादा बाइट्स लेता है, वो अपने आप को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा. ठीक है, और इसमें हमारी टाइप कास्टिंग होती है. टाइप कास्टिंग आप कैसे करते हो, जिस भी फॉर्म में आपको एक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है वो एक्सप्रेशन आप ब्रैकेट्स के अंदर लिख दो और बाहर उसका डेटा टाइप लिख दो, लाइक इंटीजर, और उसके अंदर एक्सप्रेशन. अगर आपको रिजल्ट इंटीजर फॉर्म में चाहिए, एल्स अगर आपको किसी और फॉर्म में चाहिए तो आप वो वाला डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. ओके, लाइक मैं चाहती हूँ कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर ए. ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इसको कैरेक्टर फॉर्म में चेंज कर दूं. तो मैंने कैरेक्टर लिखा और ए प्लस बी लिखा. मेरा एक्सप्रेशन ब्रैकेट्स के अंदर आ गया और बाहर मैंने टाइप लिख दिया जिस टाइप में मैं उसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ. ठीक है, तो ये आपकी टाइप कास्टिंग होती है. दिस इज नोन एज योर टाइप कास्टिंग, राइट. अब आते हैं हम C++ शॉर्ट हैंड्स पे, मीन्स जो शॉर्टकट्स होते हैं, राइट. जैसे आपका x माइनस इक्वल्स टू 10, ये आपका शॉर्टकट है फॉर x इक्वल्स टू x माइनस 10 के लिए. जैसे आप किसी चीज में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख दीजिए x माइनस इक्वल्स टू 10. आपने 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया x में से, इसमें x में आपने 10 ऐड कर दिया, इसमें आपने x को 2 से डिवाइड किया एंड इसमें मॉड्यूलस 2 किया, राइट. तो ये शॉर्टकट्स हैं फॉर दीज एक्सप्रेशंस. आप इसको डायरेक्टली अपने कोड में भी यूज कर सकते हैं, तो वो कैलकुलेशंस करके आपको देगा, राइट. नाउ कमिंग टू द फ्लो ऑफ कंट्रोल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मतलब आपकी सारी चीजें यहीं से डिराइव होगी. ठीक है, मतलब हर जगह ये चीज यूज होगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्म में. तो सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या होती है. स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शन.
स्टेटमेंट मीन्स कोई भी इंस्ट्रक्शन जो आप अपने कंप्यूटर को दे रहे हो किसी पर्टिकुलर एक्शन को करने के लिए, राइट? कुछ भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए देना इज योर स्टेटमेंट। एंड हर एक स्टेटमेंट को यू शुड टर्मिनेट इट बाय यूजिंग द सेमीकोलन। जैसे हमने अपना कोड लिखा है तो हर एक स्टेटमेंट में आपको सेमीकोलन लगाना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इट विल गिव यू द एरर। जब भी आप अपना कोड रन करोगे तो आपको वो एरर देगा नहीं तो, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स एनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रेसेस। अब अगर मैं सिंगल स्टेटमेंट की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि आपने बस इतना एक्सप्रेशन लिख के छोड़ दिया मेन के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर, तो ये सिंगल स्टेटमेंट हो गई। लेकिन अगर आप इस ब्लॉक के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, आपकी ये स्टेटमेंट 1 हो गई, ये स्टेटमेंट 2 हो गई, ये स्टेटमेंट 3 हो गई, तो आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो गई यहाँ पे। तो जहां हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं दैट इज नोन एज योर कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेसेस के अंदर आप लिख रहे हो ना मल्टीपल स्टेटमेंट्स, तो वो आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाती है, राइट। नाउ अब आती है आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन स्टेटमेंट जैसे नाम से पता लग रहा है सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होता है? किसी कंडीशन के बेस्ड पे होता है, राइट। तो स्टेटमेंट्स दैट वर्क बेस्ड ऑन अ गिवन कंडीशन, एक कंडीशन पे जो काम करे वो होती है सिलेक्शन स्टेटमेंट, जैसे इफ और स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट टेस्ट्स अ पर्टिकुलर कंडीशन। इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू तो एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, नहीं तो दूसरा एक्शन होगा और पहले वाले को इग्नोर कर दिया जाएगा, राइट। जैसे आपका ये इसका सिंटेक्स होता है कि आपने क्या किया, इफ उसके अंदर अपनी कंडीशन लिख दी, ठीक है, और फिर अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे इफ कैरेक्टर इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर कुछ भी नहीं है ब्लैंक है तो ए को इंक्रीमेंट कर दो, और अगर ब्लैंक नहीं हुआ कैरेक्टर की वैल्यू कुछ हुई तो ये स्टेटमेंट रन नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक लिख के दिखा देती हूँ। इफ ए इज इक्वल्स टू 2, अगर ए की वैल्यू 2 है तो ए में प्लस प्लस कर दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर ए की वैल्यू इसको 2 मिली तो ये को इंक्रीमेंट करेगा, नहीं तो स्किप कर देगा इस वाली लाइन को और सीधा नीचे ब्लॉक ऑफ कोड पे आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा नॉर्मल इफ स्टेटमेंट है। अब आती है इफ और एल्स, दोनों चीजें एक ही कोड में अगर लिखनी हो। इसमें क्या होता है, इफ के अंदर आपने कंडीशन दी और ये स्टेटमेंट रन होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपकी ये कंडीशन रन होगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो योर स्टेटमेंट 2 विल एग्जीक्यूटेड, ठीक है। इसी कोड में अगर मैं यहीं पे एल्स ऐड कर दूं, अगर ए की वैल्यू 2 नहीं है तो क्या करो, ए में से माइनस माइनस कर लो, ठीक है। और ए माइनस माइनस का मतलब आपको पता ही है, ए इक्वल्स टू ए माइनस 1, जो कि हमें शॉर्टकट्स यूज करें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है इक्वल्स टू ए प्लस 1, राइट। तो अगर आपकी कंडीशन ए इक्वल्स टू 2 ट्रू हो जाती है तो इट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए, अदरवाइज इट विल डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अब आते हैं आपके नेस्टेड इफ्स। नेस्टेड इफ का मतलब होता है, a nested if is an if that has another if in its if body or else body। अगर आप if स्टेटमेंट के अंदर एक और if लगा दो, उसके अंदर एक और if लगा दो, मतलब एक के अंदर एक if लगा दो, तो वो आपका बन जाता है नेस्टेड इफ, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन चेक करी, अगर वो ट्रू है तो वो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, नहीं है तो वो बाहर आ जाएगा। अगर वो इस ब्लॉक के अंदर गया, फिर से उसने एक एक्सप्रेशन चेक किया कि ट्रू है या नहीं, ट्रू है तो ये रन करेगा, फॉल्स है तो ये रन करेगा। तो नेस्टेड इफ में मल्टीपल इफ्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसी कंडीशन के अंदर एक और इफ डाल दूं, मैं यहाँ पे डाल दूं कि इफ b इक्वल्स टू 2, क्या b भी 2 है? अगर b भी 2 है तो आप ये करो, नहीं तो आप क्या करो, ये वाली चीज रन कर दो। अब आपको ये चीज ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि ये एल्स किसका है, ठीक है। तो अगर a इक्वल्स टू 2 है, फिर वो एक और इफ के अंदर जाके चेक करेगा क्या b इक्वल्स टू 2 है। अगर ये दोनों ट्रू होते हैं तो इट विल एग्जीक्यूट a प्लस प्लस। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो इस वाले एल्स पे चला जाएगा, राइट।
और इस वाले इफ का हमने कोई अभी एल्स लिखा ही नहीं है। अगर होता तो वो इसके फॉल्स होने पे उस पर्टिकुलर कंडीशन पे चला जाता। तो यहाँ पे बेसिकली नेस्टेड इफ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ, और इसी तरह से आप मल्टीपल इफ्स और भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर नेस्टेड इफ। नाउ द इफ एल्स इफ लेटर। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? इफ एल्स की लेटर का मतलब ये है, आपने क्या किया, इफ कोई भी कंडीशन चेक करी, अगर ट्रू है इस पे जाएगा, नहीं है तो इस एल्स पे जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, ये ट्रू हो गई तो इस वाली कंडीशन को रन करेगा, अब ये भी ट्रू नहीं है तो एल्स पे जाएगा, इफ ये है तो इस पे रन करेगा। इस तरह से मल्टीपल इफ्स हमने लगाए हैं कि किसी ना किसी कंडीशन में तो जाएगा, और अगर किसी में भी नहीं गया, लास्ट में उसे एल्स मिलेगा कि कुछ भी सही नहीं है, तो वो लास्ट वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। तो ये हमारा इफ एल्स की लेटर हो गई। एक ऑल्टरनेटिव होता है इफ के लिए, दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर। अगर मैं नॉर्मल इफ कंडीशन इफ एल्स की बात करूं तो ये तरीका है कि आपने कोई भी कंडीशन चेक करी और अगर वो ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 विल बी द रिजल्ट, अदरवाइज एक्सप्रेशन 3 विल बी द रिजल्ट, ठीक है। यही चीज आपने जब ऑपरेटर्स में पढ़ी थी, ऐसा होता था कंडीशनल ऑपरेटर में। आप कोई भी एक कंडीशन को चेक करते थे और अगर वो ट्रू है तो आप ये वाला एग्जीक्यूट कर देते थे, एल्स ये वाला एग्जीक्यूट कर देते थे। तो ये आपका बेसिकली इफ एल्स ही है, राइट। तो दोनों के एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो सी में ए डाल दो, नहीं तो सी में बी डाल दो, ठीक है। अब अगर इसी को मैं लिखना चाहूँ विद कंडीशनल ऑपरेटर तो मैं कंडीशन को अपनी इसमें ऐड करूंगी कि ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क, देन रिजल्ट विल बी ए अगर वो ट्रू है और रिजल्ट विल बी बी अगर वो फॉल्स है। तो ये फाइनल जो भी आउटपुट होगा इस वाले एक्सप्रेशन का वो हमारा सी में असाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप सी में असाइन कर रहे हो ना फाइनल रिजल्ट को, तो यहाँ पे कैलकुलेशंस के बाद जो भी फाइनल रिजल्ट होगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ सी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्विच स्टेटमेंट। स्विच भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो बेसिकली C++ हमें यहाँ पे क्या प्रोवाइड करती है, मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। मतलब कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स आप लिखोगे, ठीक है, मल्टीपल ब्रांचिंग होती है कि मल्टीपल कंडीशन पे बेस्ड ये चलता है, ठीक है। इट विल सक्सेसिवली टेस्ट द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन व्हेन मैच इज फाउंड, स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट इज एग्जीक्यूटेड। मतलब ये क्या करेगा, बेसिकली कोड में हम एक वेरिएबल पास करेंगे, उसको जाके चेक करेगा, जहां भी वो वेरिएबल उसको मिल गया उस वाली पर्टिकुलर स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसका सिंटेक्स देखूं तो स्विच कीवर्ड यूज करेंगे, उसके अंदर अपना एक्सप्रेशन लिखो जो भी आपका एक्सप्रेशन है, देन डिफरेंट केसेस होते हैं। लाइक इसमें केस आप यहाँ पे अपनी वैल्यू देंगे कांस्टेंट की जो आप मैच करेंगे। अगर आप ए दे रहे हैं तो आप ए को मैच करेंगे, अगर आप 1 दे रहे हैं तो 1 को मैच करेंगे, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट केसेस आप अपने मेंशन कर देंगे, जितने भी n नंबर ऑफ केसेस हैं, और हर केस में कोलन लगा के आप अपनी स्टेटमेंट्स लिखिए जो भी आपकी स्टेटमेंट है। उसके बाद आपको ब्रेक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो जहां पे भी आपकी कंडीशन मैच हुई वहां से वो सीक्वेंस में सारी स्टेटमेंट प्रिंट कराता जाएगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन यहाँ पे मैच हो गई तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके स्विच से बाहर आ जाए, तो आपको ब्रेक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रेक नहीं लगाया तो सारी स्टेटमेंट सीक्वेंस में रन हो जाएंगी, ओके। तो ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपना केस लिखा, स्टेटमेंट लिखी, देन ब्रेक, देन नेक्स्ट केस लिखा, स्टेटमेंट लिखी, देन ब्रेक, ठीक है। इस तरह से जितनी भी स्टेटमेंट्स आपकी हैं आप वो लिख देंगे, एंड लास्ट में आपका एक डिफॉल्ट होगा। डिफॉल्ट लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हाट द थिंग इज कि अगर उसे कहीं भी मैच नहीं मिला इन सारे केसेस में तो ये आपको पता लग जाएगा अगर डिफॉल्ट स्टेटमेंट रन हो गई। अगर कोई मैच नहीं मिलता है तो वो हमेशा डिफॉल्ट वाले को एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे आप अपनी जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो रन हो जाएगी डिफॉल्ट के केस में, अगर मैच नहीं मिलता, अदरवाइज वो बाहर आ जाता है, ठीक है। देन एक टर्म आती है, हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे विद द कोड, हम देखेंगे अभी।
एक टर्म आती है फॉल थ्रू, द सिचुएशन ऑफ मिसिंग ब्रेक इन केस स्टेटमेंट्स। वही चीज जो मैंने आपको बताई, अगर आप अपने कोड में ब्रेक नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, वो वहां से सारी सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने लगेगा। ठीक है, तो उसी चीज को हम कहते हैं फॉल थ्रू। तो ब्रेक लगाना काफी इंपॉर्टेंट है अपने कोड में। ठीक है, आफ्टर स्टेटमेंट्स। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ, लाइक हमने अभी इफ स्टेटमेंट देखी, इफ एल्स देखा, स्विच स्टेटमेंट देखा, तो उसी पे बेस्ड कुछ कोड्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम चॉइस की जो वैल्यू है वो इनपुट करा रहे हैं। अब चॉइस इन दोनों में से एक होगी, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन करना है या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो अगर आपकी चॉइस की वैल्यू 1 है, आपने उसे एक मीनू बना के दे दिया कि 1 और 2 पे ये वैल्यू है, आप इन दोनों में से कोई एक एंटर करो। अगर उसने 1 चूज करा तो उसने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्जन करके दे दिया, राइट। मतलब कि अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो ये कैलकुलेशंस करेगा। अगर चॉइस उसने 1 नहीं दी, मतलब उसने 2 दी होगी, क्योंकि यही दो ऑप्शंस हैं, तो वो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन करेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें पता हो कि हमें कैलकुलेशन कैसे करवानी है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आराम से आप ये कोड लिख सकते हो। ठीक है, जस्ट आपको वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है और वैल्यू आउटपुट करानी है, जो भी फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, बेसिकली मैं कोडिंग का एक अलग से लेक्चर रखूंगी, बट मीनवाइल आप इसको समझने की कोशिश करिए कि हाउ वी आर यूजिंग द इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब अभी जस्ट फोकस ऑन सिंटैक्स, इन कोडिंग हम एक बार प्रॉपर क्लास में देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यूज, कैसे हम प्रिंटिंग करते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, प्रॉपर विद आउटपुट हम देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये इफ एल्स समझ में आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या है कि हम यहाँ पे क्या इनपुट ले रहे हैं, एक कैरेक्टर ऑपरेटर। ठीक है, एक ऑपरेटर इनपुट करा रहे हैं, इनमें से कोई एक ऑपरेटर इनपुट करो। तो मान लो उसने प्लस किया तो क्या होगा, यहाँ पे ये मैच करेगा कि क्या सी एच की वैल्यू प्लस है। अगर है तो रिजल्ट ए प्लस बी हो जाएगा, फिर इसे किसी भी एल्स में जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहला ही मैच हो गया। लेकिन अगर उसने मैच किया, मान लो इसने मल्टीप्लाई डाला इसमें इनपुट में, तो इसने मैच किया, क्या सी एच की वैल्यू मल्टीप्लाई है, नहीं है, तो वो इसमें नहीं गया। फिर उसने मैच किया, क्या इसमें मल्टीप्लाई है, नहीं है, इसमें भी नहीं गया। फिर वो एल्स में गया, क्या ये मल्टीप्लाई है, यस ये है, तो उसने रिजल्ट ए इंटू बी कर दिया। ठीक है, जब उसने ए इंटू बी किया तो फिर उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा इस इफ एल्स से बाहर आके अपना रिजल्ट प्रिंट करा देगा। लेकिन अगर मान लो यूजर ने क्या किया, इनमें से कुछ भी नहीं डाला, कुछ अलग ही वैल्यू डाल दी सी एच में, तो वो क्या करेगा, उसे ना तो प्लस मिला ना माइनस मिला, मल्टीप्लाई भी नहीं मिला, डिवाइड भी नहीं मिला, तो वो एल्स में चला जाएगा जहाँ पे कोई कंडीशन हमने दी ही नहीं है चेक करने के लिए। तो जब भी वो डिफॉल्ट केस होता है तो वो लास्ट एल्स में चला जाएगा अगर उसको मैच नहीं मिलता, दैट इज यू एंटर्ड रॉन्ग ऑपरेटर। ठीक है, तो फिर आपके रिजल्ट में कुछ भी नहीं आएगा, दैट इज रॉन्ग ऑपरेटर, राइट। और यहाँ से गो टू एल बी, दैट मीन्स गो टू से यहाँ इस वाली स्टेटमेंट में चला जाएगा। ये गो टू हम देखेंगे कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ये कुछ जंप स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी। ठीक है, गो टू एल बी का मतलब ये एल बी जहाँ इसे मिलेगा आगे कोड में, वहां पे वो पहुंच जाएगा, इसे वो प्रिंट ही नहीं करेगा, इसको स्किप करके यहाँ आ गया और रिटर्न 0। ठीक है, तो ये आपका था इफ एल्स लेटर। नेक्स्ट आपका आता है स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज होता है। ठीक है, स्विच का कोड देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे हम इनपुट में ले रहे हैं एंटर द नंबर ऑफ वीक्स डे, वीक के जो दिन होते हैं उन्हें एंटर करो, 1 से लेके 7 तक कुछ भी। ठीक है, अब इसने मान लो एंटर किया 2, तो स्विच की इस वाले एक्सप्रेशन में वैल्यू गई 2। अब ये यहाँ पे ढूंढेगा इसको 2 कहाँ मिलता है, इसने मैच किया 1, यहाँ पे तो 1 है तो इसमें तो नहीं जाएगा। फिर इसने यहाँ मैच किया, इसको 2 मिल गया तो इसने यहाँ पे मंडे प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब मान लो इसने 1 से 7 में से कुछ भी नहीं लिया, इसने मान लो 8 इनपुट दे दिया, तो वो क्या करेगा, यहाँ मैच किया, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, 3 पे भी नहीं, 4 पे भी नहीं, 5 पे भी नहीं, ठीक है, 6 पे भी नहीं मिला, 7 पे भी नहीं मिला,
देन वो क्या करेगा, फिर वो डिफॉल्ट केस रन करेगा। जब उसे कोई मैच नहीं मिलता है तो हमेशा वो डिफॉल्ट में जाता है और वो प्रिंट करेगा यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो फिर इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली डिफॉल्ट लिखना सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, अगर उसे कोई मैच नहीं मिलता तो वो इस चीज को प्रिंट कर देगा, यूजर को बता देगा कि आपने गलत इनपुट दिया है। ठीक है, और अगर उसे मैच मिल जाता है तो वो इनमें से प्रिंट कर देगा जो भी उसका आउटपुट होगा। राइट, सो बेसिकली आपने यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट देखी, इफ एल्स देखी, मतलब ये जो आपकी स्टेटमेंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह कोड में यूज होंगी। कोडिंग क्लास हम अलग से एक रखेंगे, बट मीनवाइल आपको ये सिंटेक्स, आपको इसका लॉजिक पता होना चाहिए कि कैसे यूज होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है एंड यू हैव लाइक दिस सेशन, so do like and subscribe my channel for further updates. Thank you.